नमस्कार, मैं हूं राजेश। शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चला है 6 बड़ी खबरों का। पहली खबर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी हुई, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पे राष्ट्रपति वाराणसी के 1 दिवसीय दौरे पे हैं। और दूसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का उद्घाटन किया। तीसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो खबर G20 समिट से जुड़ी है। लखनऊ में G20 समिट का आगाज हो गया है। और चौथी खबर अमेठी से है, जहां सरकारी अस्पताल में सफाई कर्मी इलाज करते दिखा। पांचवी खबर और पांचवी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो अमरोहा से है, जहां प्रशासन ने गैंगस्टर के आरोपी की 94 लाख रुपए की संपत्ति कुर्की है। और छठी खबर मेरठ से है, जहां पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इन खबरों के अलावा कई दूसरी खबरें भी होंगी और इन खबरों पर भी विस्तार से हम अगले आधे घंटे में बात करेंगे। और सबसे पहले खबर मुरादाबाद से है, जहां आजम खान मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मुरादाबाद के एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी इसमें दोषी करार दिए गए हैं। अन्य आरोपियों को कोर्ट ने निर्दोष करार दिया है। 2008 में आजम समेत 8 नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें रोड जाम बलवा का मुकदमा दर्ज हुआ था, यानी रोड जाम करने का आरोप था। बलवा यानी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था और उसी में 2008 में मामला दर्ज हुआ था। आज एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया गया है। तो मुरादाबाद से खबर, जहां आजम खान की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और कोर्ट ने इस पर फैसला दिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे को दोषी करार दिया है। अंकित शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, कोर्ट से एक और बड़ा झटका आजम और उनके बेटे को लगा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की अब मुसीबतें और बढ़ती नजर आ रही हैं। आज कोर्ट में फैसला आना था। 2008 में छदलैट थाना क्षेत्र में हंगामा किया गया था और सरकारी काम में बाधा डालने में एक मुकदमा जो चल रहा था, जो कि विचाराधीन था यहाँ कोर्ट में मुरादाबाद में एमपी एमएलए कोर्ट में, जिसमें आज मुकदमा जारी हुआ है, जिसमें अब्दुल्ला आजम और आजम खान को दोषी करार दिया गया है, जिसमें 8 लोग शामिल थे। 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। जी, सजा का ऐलान कब होगा? बस ये अब देखने वाली बात है कि यहीं से अभी अब्दुल्ला आजम और आजम खान अंदर मौजूद हैं कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद हैं। अभी देखने वाली बात ये है कि बाहर आने के बाद क्या यहीं से इन्हें जेल ले जाया जाएगा या फिर कुछ दिन की और मोहलत इन्हें दी जाएगी। जी, लेकिन अंकित, एक बड़ा सवाल यह है कि कुल 8 आरोपी थे, जिसमें से आजम खान और उनके बेटे को दोषी करार दिया गया है। बाकियों के खिलाफ क्या सबूत नहीं मिल पाए थे, उनको बरी कर दिया गया? जी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि 8 लोग इसमें शामिल थे और 2 लोगों को आरोपी करार दिया गया, बाकियों को बरी कर दिया गया। क्या पूरी वजह है, ये तो अब आने के बाद ही पता लग पाएगा। उनके वकील बता पाएंगे कि क्या वजह रही कि उनको दोषी करार नहीं दिया गया और इन दोनों को दोषी करार दिया गया। जी, तो क्या अभी आजम खान, उनके परिवार या वकील की तरफ से इस फैसले के बाद कोई टिप्पणी आई? नहीं, अभी फिलहाल सभी लोग अंदर हैं, क्योंकि अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सारी मीडिया बाहर ही खड़ी हुई है, उनके आने का इंतजार कर रही है। इसके बाद ही सारी तथ्य जितने भी होंगे वो सामने आएंगे। जी, चलिए, आप नजर बनाए रखिए अंकित, आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो यहाँ पे एक बड़ी खबर, आजम खान के लिए बड़ा झटका, चूंकि 2008 में आजम समेत 8 नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ था और आजम खान और उनके बेटे को दोषी करार दिया गया है। सड़क जाम करने का उन पे आरोप था, बलवा का उन पे आरोप था, केस दर्ज हुआ था और एमपी एमएलए कोर्ट ने आज आजम खान और उनके बेटे को दोषी करार दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त और एक बड़ा झटका आजम खान के लिए, जिन पे पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं और एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया है और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी दोषी करार दिए गए हैं। तो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने निर्दोष करार दिया। 2008 में आजम खान समेत 8 नेताओं पर मामला दर्ज हुआ था और आरोप था कि उन्होंने सड़क जाम की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। और 2008 में यह केस दर्ज हुआ था। 23 में फैसला कोर्ट ने सुनाया और दोनों को दोषी करार दिया है। कुल 8
आरोपी बनाए गए थे। 2 को यानी आजम खान और उनके बेटे को दोषी करार दिया है, जबकि बाकी आरोपियों को बरी कर दिया गया। तो आजम खान और उनके परिवार की मुश्किल और बढ़ती हुई, जिन पे पहले से ही कई मुकदमे दर्ज थे, और अब 2 मामलों में उनको, यानी एक और ये जो धाराएं हैं अलग अलग मामलों में जोड़ी गई थी, जिसमें सड़क जाम करना, बलवा का उन पे केस दर्ज हुआ था, और इसमें आजम खान और उनके बेटे को दोषी करार दिया गया है। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी इसमें दोषी करार दिए गए हैं, और अन्य आरोपियों को कोर्ट ने निर्दोष करार दिया, यानी कुल 8 आरोपी बनाए गए थे, और उसमें से 2 जो आजम खान और उनके बेटे हैं उनको दोषी करार दिया गया, बाकी आरोपियों को बरी कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी हुई खबर, जहां ये काशी दौरे पे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और राष्ट्रपति ने काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। पुजारी ने काल भैरव की तस्वीर और प्रसाद उन्हें भेंट किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। बाबा विश्वनाथ का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दर्शन पूजन करेंगी, और विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में भी वो शामिल होंगी, और बल्कि शामिल वो हुई, वहां की तस्वीरें भी सामने आई, और अलग अलग तस्वीरें, कहीं पे पूजा अर्चना करते हुए, कहीं काल भैरव मंदिर की, और कहीं अलग अलग तस्वीरें जो हैं आज उनकी वाराणसी से सामने आई। और आरती का जैसे जैसे वक्त हो रहा है वो आरती में भी शामिल होंगी। एक दिवसीय काशी दौरा है, और काशी अपने आप में धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिए से महत्वपूर्ण एक नगरी। संतोष ओझा हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। संतोष, आज राष्ट्रपति का एक दिवसीय दौरा वाराणसी का, क्या कुछ खास रहा और आगे क्या खास रहने वाला है? देखिए, यदि राष्ट्रपति के आगमन से लेकर अभी तक की बात की जाए तो इस तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये यात्रा पूरी तरीके से धार्मिक और धार्मिक विचारधाराओं से जुड़ी हुई यात्रा है। यदि काल भैरव की बात करें तो काल भैरव में जहां उन्होंने पूजन दर्शन किया, अर्चन किया, वहीं पे बाबा काल भैरव का आरती उन्होंने उतारा। समझा जा सकता है कि आरती और पूजन के पश्चात वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पे काशी विश्वनाथ मंदिर को निहारा। निहारने के बाद षोडश उपचार पूजन किया, और पूजन के बाद रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक के बाद अब गंगा आरती की ओर वो जब बढ़ रही हैं, और गंगा आरती का दीदार करेंगी। स्वाभाविक सी बातें हैं कि बनारस के गंगा आरती की एक अलग पहचान है, विश्व में इसे जाना जाता है, और इस खूबसूरती को, इस नजारे को, इस दुर्लभ दृश्य को देखने के लिए देश विदेश से, या ये कहा जाए कि जापान के प्रधानमंत्री भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो समझा जा सकता है कि अपने आप में बहुत धार्मिक महत्व है इन चीजों का, और इन चीजों से रूबरू होने के लिए राष्ट्रपति आज बनारस में है। देखने की बात यह होगी कि वो जाते जाते बनारस के लिए क्या कहती हैं, किस ढंग से आनंदित अपने को महसूस करती हैं, और धर्म और आध्यात्म के इस नगरी में उन्हें कितना प्रभावित करता है, ये देखने की बात होगी। जी, बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। आप उनके दौरे पर नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो वाराणसी का एक दिवसीय दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में आयोजित 5 दिवसीय एरो इंडिया 2023 का शुभारंभ किया। इस दौरान शो में फाइटर विमान और डिफेंस हेलीकॉप्टर्स का दमदार प्रदर्शन देखा गया। दुनिया की जानी मानी 80 देशों की डिफेंस कंपनियां शो में हिस्सा ले रही हैं, और ये शो बेंगलुरु के येलहंका में वायुसेना स्टेशन पे हो रहा है। एरो इंडिया की रनवे 2 बिलियन और कई चीजें यहां पे खास रही। कई ऐसे फाइटर विमान थे जिन्होंने आसमान में भारत की ताकत को दिखाया। एरो इंडिया के ग्लोबल पोटेंशियल को और बढ़ाने में मदद करेगी। ये मित्र देशों के साथ भारत की विश्वसनीय भागीदारी को आगे ले जाने का भी एक माध्यम बनेगा। मैं इन सभी इनिशिएटिव्स के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री के साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, एरो इंडिया एक और वजह से बहुत खास है।
ये कर्नाटका जैसे भारत के टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसकी महारत है, एडवांस है, ऐसे राज्य कर्नाटका में हो रहा है। इससे एरोस्पेस और डिफेंस में नए अवसर पैदा होंगे। इससे कर्नाटका के युवाओं के लिए नई संभावनाएं खुलेगी। एरो इंडिया के तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीरें और कुछ जानकारियां इस शो से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल अगर इसकी बात करें, चूंकि स्वदेशी एयर प्लेटफॉर्म के एक्सपोर्ट को बढ़ावा यहां से मिलेगा और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट हेलीकॉप्टर ये एक्सपोर्ट को बढ़ाएगा। तो 35,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये ट्रेड शो है। एरो इंडिया शो की खास बातें हम आपको बताएं। 32 देशों के रक्षा मंत्रियों का एक तरीके का एक सम्मेलन है और मंथन, स्टार्टअप शो और बंधन समारोह। इसके अलावा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के लिए नई साझेदारियां और कई खासियत। F-21 फाइटर प्लेन शामिल हुआ, C-130J ट्रांसपोर्ट प्लेन भी इस शो में शामिल हुआ और MH-60R रोमियो मल्टी मिशन, इसके अलावा जेवलिन वेपन सिस्टम भी इस शो में शामिल किया गया। आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। साथियों, कर्नाटक की भूमि धर्म, दर्शन, अध्यात्म, शौर्य, पराक्रम और विज्ञान की यह भूमि रही है। यह प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन में पायनियर रहा है और हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देने वाले सबसे प्रमुख राज्यों में से एक है। ऐसे में एरो इंडिया के आयोजन के लिए यह बेहद उपयुक्त स्थान है। पिछले एक सप्ताह में 3 अलग अलग कार्यक्रमों में मुझे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने का अवसर मिला है। पहला तुमकुरु, दूसरा लखनऊ और तीसरा आयोजन आज बेंगलुरु में संपन्न हो रहा है। आज हमारा रक्षा और राजधानी लखनऊ में G20 सम्मेलन की शुरुआत हुई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। 3 दिवसीय सम्मेलन का सीएम ने उद्घाटन किया है। G20 देश डिजिटल इकोनॉमी पे मंथन, साइबर क्राइम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर रणनीति बनी है और G20 देशों के 145 प्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए। साइबर क्राइम और कई दूसरी गतिविधियों पर बात हुई। G20 देशों के 145 प्रतिनिधि बैठक में शामिल और राजधानी लखनऊ में G20 सम्मेलन की शुरुआत हुई। लखनऊ से खबर है, जहां यूपी मदरसा बोर्ड ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है और चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद ने पत्र लिखा है और यूपी मदरसा परिषद के वो चेयरमैन हैं। मदरसे के बच्चों को पासपोर्ट में आने वाली परेशानियों को लेकर यह पत्र लिखा गया है और पासपोर्ट के लिए मदरसे के बच्चों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इस पत्र में इस बात का जिक्र किया गया, मार्कशीट की वेरिफिकेशन के नाम पे दौड़ाया जाता है, यह भी कहा गया और सारी मार्कशीट ऑनलाइन पोर्टल पे दर्ज हैं। वहीं से वेरिफिकेशन हो तो बच्चों को परेशानी नहीं होगी। तो पासपोर्ट की प्रक्रिया को मदरसे के बच्चों के लिए आसान किया जाए, इस बात की मांग इस पत्र के जरिए की गई है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास करने के बाद दुनिया के तमाम देशों में नौकरी या रोजगार के लिए जाते हैं, उसके लिए पासपोर्ट की आवश्यकता बनती है। पासपोर्ट बनवाने के जब जाते हैं विभागों में तमाम दुश्वारी झेलनी पड़ती हैं। उन्हें मार्कशीटों के वेरिफिकेशन के नाम पे दौड़ाया जाता है, जबकि जो मार्कशीटें हैं 2018 की, 19 की, 2020 की, 21 की, 2022 की, ये सारे मार्कशीट ऑनलाइन पोर्टल पे दर्ज हैं और वहीं से वेरिफिकेशन कर ले तो बच्चों को इतनी रुसवाई न झेलनी पड़े। लगातार वेरिफिकेशन के नाम पे उनको परेशान किया जाता है, ये उचित नहीं है। इस संबंध में हमने विदेश मंत्री को भी पत्र लिखा है और आपके जरिए से ये अनुरोध करता हूँ कि
पासपोर्ट के जो बनने की प्रक्रिया है उसको मदरसा बोर्ड के बच्चों के लिए भी आसान किया जाए, अन्य बोर्ड के बच्चों की तरह, ताकि उन्हें दिक्कतें और रुसवाई न हो सके और अपने हाल रोजगार पर ठीक ढंग से जा सके। मदरसा बोर्ड। खबर अमरोहा से है, जहां एक गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की गई है। 94 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है। पुलिस ने मुनादी करने के बाद संपत्ति को कुर्क किया है। जाली नोट और फर्जी चेक बना के संपत्ति अर्जित की गई थी और आरोपी साजिया और संजू की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया है। अमरोहा नगर के मोहल्ला अहमद नगर का यह मामला है। और अगली खबर मेरठ से है, जहां साइबर ठग के खिलाफ पुलिस लगातार बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। ऐसे में एक बार फिर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लोगों को लोन दिलाने के नाम पे अलग अलग नंबर से फोन करते थे और लोन पास करने के लिए कागज तैयार कराने के नाम पे मोटी रकम वसूल लेते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से अकाउंट नंबर, कुछ एटीएम और अन्य सामग्री भी बरामद की है। और खबर प्रतापगढ़ से है, जहां रूस की लड़की ने भारत के युवक के साथ प्रेम विवाह किया और रूस के युवती ने भारतीय परंपरा के अनुसार 7 फेरे लेकर भारतीय युवक के साथ शादी के बंधन में वो बंध गई। इस दौरान जो मेहमान थे वो यहां पे थिरकते हुए नजर आए, खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दिए। मुलाकात दिल्ली की एक कंपनी में हुई थी और पहले दोनों में दोस्ती हुई, फिर शादी, और शादी के बंधन में ये युवती यहां बंधी। प्रतापगढ़ से एक खबर। और जौनपुर में कार की टक्कर से बाइक सवार एक युवक घायल हो गया। घटना के बाद घायल के परिजनों ने चालक की जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल बाइक सवार युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसका इलाज चल रहा है। ये मामला खेता सराय के पास का बताया जा रहा है। और हमीरपुर में कुछ किसानों ने आम की खेती को छोड़ के ज्यादा मुनाफा देने वाली फसलों की खेती करना शुरू कर दिया है। जहां कुछ किसानों ने 3 महीने पहले स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की थी, उनकी मेहनत रंग लाने लगी है और स्ट्रॉबेरी के पौधों में अब फल दिखाई देने लगे हैं, जिसको देखकर किसान खुश हैं। और दूसरे किसान भी परंपरागत खेती से अलग हटके कुछ नया करने की सोच रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की जो खेती है फिलहाल मैंने अभी इससे स्टार्ट की हुई है और काफ़ी किसान इसका काफ़ी लाभ ले रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा इससे कमा रहे हैं। तो जो स्ट्रॉबेरी की खेती है ये परंपरागत खेती से कहीं 100 गुना बेहतर है। परंपरागत खेती में आजकल आप देखते हैं कि परंपरागत खेती में 20-30 हज़ार रुपये के बीघे से ज़्यादा कोई नहीं निकाल पाता है। उसमें खर्चा भी है, खाद पानी आजकल बहुत महंगाई, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको ऑर्गेनिक तरीके से किया जा सकता है। अगर ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ भी खर्चा नहीं है, सिर्फ पौध का खर्चा रहता है। जो पौध हमारी आती है वो 10 से 15 रुपए के बीच में आती है। बुंदेलखंड के अब झांसी और मिर्जापुर मंडल में स्ट्रॉबेरी और साथ ही साथ जो है ड्रैगन फ्रूट का जो है उत्पादन शुरू हुआ है। ये नकदी फसलें हैं, इसमें अभी मार्केट इसकी जो है आपको आसपास बहुत मिलती है। तो निश्चित रूप से जो है, जैसा कि आपका जो है मुस्कुरा बेल्ट में अभी किसान द्वारा जो है स्ट्रॉबेरी का जो है एक प्रयोगात्मक किया गया है और उसमें पाया गया है कि उसकी फलत जो है बहुत अच्छी आई है और उसका कलर जो है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ होती है स्ट्रॉबेरी में कलर और वेट, इसमें बहुत ही अच्छा उनको कलर भी मिला है, वेट भी मिला है। इसी तरह ऋषिकुला जो है पाटनपुर में उन्होंने वो ड्राई फ्रूट किया है, उसमें भी जो है करीब 300 पौधे उन्होंने लगा रखे हैं और उन्होंने अभी गत वर्ष में उनको पैदावार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।